ज़्यादा ठीक है, क्योंकि बार बार की प्रैक्टिस के बाद ही ये विषय ज़्यादा से ज़्यादा हमारी समझ में आ सकेगा। देखिए, कृत्रिम ऊर्जा की मूल्य वृद्धि पर हम बहुत ज़्यादा विचार करते हैं हमारा संस्थान, और अनेक बार चर्चा हुई है, एक दो बार मैंने भी आप लोगों के साथ की है। कृत्रिम ऊर्जा मूल्य वृद्धि का विषय सीधा सीधा अर्थव्यवस्था से जुड़ता है। मानिएगा कि अर्थव्यवस्था को एक नए प्रकार से बनाने की कवायद, अर्थव्यवस्था के बनने के कुछ मुख्य लक्षण या गुण होने चाहिए। जैसे अर्थव्यवस्था कभी भी बने तो उसका एक लक्षण ये है कि आर्थिक असमानता को घटाने की जिम्मेदारी अर्थव्यवस्था के ढांचे की होती है। किस प्रकार, ये आगे आएगी बात। दूसरा लक्षण है श्रम की मांग बाजार में लगातार बनी रहे संतुलित रूप से। ये अर्थव्यवस्था के निर्माण के बुनियादी कुछ लक्षण हैं, दो एक जो मुझे समझ में आते हैं। इनके आधार पर अगर अर्थव्यवस्था बनेगी तो समाज में संतुलन बनेगा आर्थिक दृष्टिकोण से। अब कृत्रिम ऊर्जा के मामले पर, अगर डीजल पेट्रोल का मामला है, इसे महंगा कर दिया जाए तो अनेक प्रकार के सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि समाज की आर्थिक प्रगति रुक जाएगी, उत्पादन घटेगा, आवागमन महंगा होगा। ये बुनियादी बात एकदम से हम लोगों के सामने आ जाती है। ये बात ठीक है, लेकिन मेरा मानना ये है कि किसी कृत्रिम ऊर्जा हो या जीवन का दूसरा कोई भी सेक्टर बाजार से जुड़ा हुआ, उसमें प्रभाव केवल एक ही दशा में पड़ता है कि आदमी की क्रय शक्ति जब कम हो किसी वस्तु को खरीदने की, और वस्तु की कीमत ज़्यादा हो तो समस्या पैदा होती है, और समस्या असंतुलित करती है मतलब। लेकिन देखने में बात ये आ रही है कि समाज की उत्पादन क्षमता भी बढ़ रही है। ये बात अलग है कि आर्थिक असमानता का अपना एक प्रभाव है, और देखने में ये बात आती है कि समाज में करीब करीब 25% लोग ऐसे हैं जिनकी क्रय शक्ति बाजार की क्रय शक्ति की तुलना में भी कम है, या सरकार जिन्हें मानती है कि ये गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोग हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इन लोगों की क्रय शक्ति कम है, उसके ना बढ़ पाने का मुख्य कारण क्या है? मेरी नज़र में ऐसे लोगों की, जो 25% लोग ऐसे हैं समाज में, तो उनकी क्रय शक्ति ना बढ़ पाने का मुख्य कारण जो मुझे लगता है, उनका श्रम मूल्यों की कमी है। जो वे कामकाज करते हैं उससे उन्हें आमदनी उतनी नहीं प्राप्त हो पाती है। श्रम मूल्य का दरअसल में श्रम की उत्पादन क्षमता सबसे कम होती है, और यही कारण है। अब ये बढ़े कैसे, हमें इस पर विचार करना चाहिए। मतलब श्रम तो काम तो उतना ही कर पाएगा एक आदमी, भाई 8 घंटा या 10 घंटा जो काम करेगा दिन भर में, तो उसके पास ना तो कोई ऐसा बौद्धिक ढांचा होता है, ना पूंजी होती है कि वो किसी और तरीके से अपनी आमदनी बढ़ा सके। तो मजदूरी के जरिए, जैसा कि सुबह मुनि जी ने बताया था कि रामानुजगंज इलाके में 250 रुपये है, दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में फुटकर मजदूरी रोजाना की करीब 500 रुपये। लेकिन एक बौद्धिक व्यक्ति को देखेंगे तो वो इतनी देर में कोई काम करके 2-3 हज़ार रुपये कमा सकता है। जैसे डॉक्टर अगर 8 घंटे काम कर लेगा तो 3-1 हज़ार रुपये आराम से कमा लेगा। कोई पूंजीपति है जो व्यापार करता है, वो अपने लिए 10-5 मजदूर रख सकता है, और हर मजदूर से अगर वो 50 रुपये कमाएगा तो यह उसका आकार बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेगा। अब हमें देखने वाली बात जो है वो ये है कि अगर वो अकेला आदमी श्रम के आधार पर ही अपनी जीविका जुटाएगा तो उसकी आमदनी बढ़ने का तरीका ये हो सकता है कि जो श्रम से जो कंपटीशन की चीज़ है उसे आप थोड़ा सा या ज़्यादा परिस्थिति के अनुसार महंगा कर दें, 2 गुना महंगा कर दें, 3 गुना कर दें, या एक जितना है उसका तो और कुछ परसेंटेज उसमें बढ़ा दें, तो मूलतः श्रम की मांग बाजार में बढ़ जाएगी।
इसका एक जवाब ये भी है कि भारत श्रम बाहुल्य देश है, हमारी आबादी लगभग 140 करोड़ है। और देखने में ये बात आती है, अनेक पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में, समाचारों में ये बात रहती है कि अमेरिका में एक मजदूर काम करता है तो उसे भारत के 10 गुना 20 गुना तक मजदूरी मिल जाती है। जो इस टाइम हमें जिस काम के लिए 500 रुपये मिलेंगे तो वहाँ 5000 रुपये भी मिल सकते हैं उस काम के लिए, विकसित देशों में। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ श्रम करने वाले लोग ही बहुत कम है। क्योंकि एक बात है, पहले भी कही गई है कि अमेरिका की आबादी की तुलना भारत से नहीं की जा सकती है। उन्होंने अपनी आबादी का मैनेजमेंट इतना ठीक रखा है कि पिछले करीब 5 साल में अमेरिका की आबादी 35 करोड़ को पार नहीं कर पाई है, जबकि वहाँ प्राकृतिक संसाधन भी ज़्यादा हैं भारत की तुलना में, वहाँ के ज़मीनी आकार भी बहुत बड़ा है और दूसरे तकनीक के मामले में भी वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। हमारी आबादी इतने ही कालखंड में करीब करीब 4 गुनी हो गई है। तो हम लोग उनकी जिस आधार पर, जिन सिद्धांतों के आधार पर विकसित देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं का ढांचा बना रहे हैं, उनके आधार पर हम भारत में नहीं बना सकते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि हम अपनी अर्थव्यवस्था के ढांचे में इस प्रकार की स्थिति विकसित करें कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हाथों को काम दे सकें या उनके काम करने की मांग बढ़े बाजार में। तभी हमारे लिए हम लोग मजदूर की दैनिक मजदूरी को स्थायी रूप से बढ़ा सकते हैं। अब स्थिति ये है कि अगर हम देश के विकसित क्षेत्रों की स्थिति देखते हैं, जैसे दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, मुंबई के आसपास के इलाके हैं, तो वहाँ जिन क्षेत्रों में नियोजन का अभाव है, उन क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में मजदूर पलायन करके जाते हैं। क्योंकि बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये सारे इलाके ऐसे जिनमें, बंगाल, बड़ी मात्रा में मजदूर जहाँ काम की उपलब्धता ज़्यादा है वहाँ जाते हैं। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि जो वहाँ मजदूरी करने वाले लोग हैं या और भी स्थिति है, टोटल मजदूरी उस रेशियो में नहीं बढ़ पाती है जिसमें बढ़नी चाहिए। क्योंकि भाई मजदूर ज़्यादा हो गए एक तो, दूसरा जो भी उत्पादक है, इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं या दूसरे कामकाज करने वाले लोग हैं, वे भी ये देखते हैं कि भी एक मजदूर के साथ हमें ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ता है, काम कम कर पाएगा, उसके साथ उसकी और जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। आप एक मशीन लगा लीजिए, जितना मशीनों की तो कैपेसिटी की बात है, जिस मशीन को 2-3 ऑपरेटर ऑपरेट कर देते हैं 24 घंटे में बहुत अच्छे तरीके से, वो 20-30 आदमी के बराबर काम कर देती है। तो ये एक स्थिति है हमारे देश में कि हम, एक उदाहरण है कि हम विकसित देशों के आधार पर जैसी अर्थव्यवस्थाएं बनती हैं वैसी भारत में नहीं बना सकते हैं। और अगर बनाएंगे तो हमें मतलब श्रम, एक तरह से बेरोजगार रहने की स्थिति विकसित होती है। तो इससे बचने के लिए हमें ये उपाय सोचना चाहिए। दूसरी बात, जब श्रमिकों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, अगर हम ऊर्जा की कीमत बढ़ाते हैं, इसके कीमत बढ़ने से मशीनों का उपयोग घटेगा, मशीनों का उपयोग घटेगा तो फिर मजदूरी की डिमांड बढ़ेगी मार्केट में। जब मजदूरी की डिमांड बढ़ेगी तो मजदूरी का मूल्य भी बढ़ जाएगा। तो इस मूल्य के बढ़ने से इन लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, और क्रय शक्ति बढ़ने से एक जो आर्थिक असमानता की समस्या है भारत की सबसे मुख्य, वो किसी हद तक हल होगी, या जैसा भी कुछ होगा वो हल होने की तरफ बढ़ेगी। अब इसी बात को हम लोग आसानी से नहीं समझते हैं, और बहुत ज़्यादा बातचीत करने के बाद भी, बजरंग मुनि तो इसमें बहुत लंबे समय से लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग भी अब थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बात लोगों से कही जाए, जितना समझ में आए उतना हम लोगों से कहें। तो जब ये बात लोगों के पास जाएगी, तो जाती है, या हम लोग जैसे जा कर के बात करते हैं, तो कई लोग इस बात पर ऐतराज़ करते हैं कि अभी डीजल इतना महंगा है, तब क्या परिणाम आएंगे, किसान खेती कैसे करेगा, मजदूर का काम कैसे चलेगा। हम लोग इन दोनों बातों पर ये नहीं सोचते कि भाई अगर हम लोग इनका इस्तेमाल कितना करते हैं, जैसे मजदूर पूरे वर्ष में डीजल का कितना इस्तेमाल कर सकता है, पेट्रोल का कितना इस्तेमाल कर सकता है, जिसे ना कोई मशीन चलानी है, ना कोई ऐसा उपकरण इस्तेमाल करना है जिसमें वो कृत्रिम ऊर्जा फूकेगा।
उल्टे उसके चलने जिन जो लोग कृत्रिम ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके काम का अवसर घटा रहे हैं। किसान कितनी कृत्रिम ऊर्जा खरीदता होगा? मैंने एक बार एक छोटा सा रफली एक आइडिया निकाला था 1 एकड़ जमीन में खेती करने का। तो 1 एकड़ जमीन में खेती करने के लिए हम 150 लीटर के करीब डीजल नहीं खरीदते हैं पूरे साल में। उसमें सिंचाई भी आ जाएगी, ट्रैक्टर से जुताई वगैरह सब चीज़ इस्तेमाल हो जाएगी 1 एकड़ में। तो हम लोग इतने छोटे उपभोक्ता हैं और हम इसे अपनी मूल जरूरत मान बैठे हैं, अपनी गणनाएं नहीं करते। दूसरी तरफ जो बड़े बड़े उद्योग हैं जिनमें हाथों से उत्पादन हो सकता है, वो सारा का सारा उत्पादन मशीनों पर करीब करीब ट्रांसफर हो गया है। उसका कारण यही है कि हाथों से किए जाने वाले काम में समय ज़्यादा लगता है, मजदूरी ज़्यादा जाने की संभावना रहती है। एक आदमी के प्रति जो जिम्मेदारी बढ़ती है, मशीन के प्रति आदमी को उतना जिम्मेदार होने की जरूरत नहीं है जितना आदमी के प्रति जिम्मेदार उसे बनना पड़ता है। तो ये सारे 3-4 कारण सामने आते हैं कि भाई इससे तो कोई ठीक संतुलन नहीं बनना है। ये रोके रहेगी हमारे कामकाज के तरीके को। ये भी जरूरी नहीं है कि सारा काम मशीनों के जरिए ही हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि सारा काम हाथों के ही जरिए हो। संतुलन बनाना हर क्षेत्र में आवश्यक है, और इस संतुलन को बनाने के लिए हम आकलन कर सकते हैं कि हम किन किन परिस्थितियों में ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल करें और किन परिस्थितियों में लोगों को काम करने के ज़्यादा अवसर मुहैया कराएं। तो ये इस मामले की सैद्धांतिक छोटी सी चर्चा थी।